दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका कि नाम है भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी, इसके चैप्टर सेकंड यानी कि यूनिट सेकंड, जिसका नाम है गुप्त और वाकटक राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज स्तंभ, साहित्य और कला, इसका पार्ट 4 करने वाला है। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे यूनिट सेकंड के 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हम हमारी इस हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट भी करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं आपको, हमारी जो यूनिट सेकंड है इस पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, इसका आगे और कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कला और संरक्षण। तो गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण बचे हैं, यानी गुप्त काल में जो भी मंदिर स्थापित किए गए थे उनके बहुत कम उदाहरण बचे हैं, यानी कि बहुत कम मंदिर बचे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कला और संरक्षण क्या है? तो इसमें हम गुप्त काल में जो भी कला की गई थी, यानी कि उसमें कला के जो भी उदाहरण थे, मंदिर वगैरह क्या बनाए गए, मूर्ति कैसी थी, तो हम इसमें वो सबको पढ़ेंगे कि उस टाइम पे उनका सब कैसा था। तो अजंता और एलोरा में शैल काटकर बनाई गई गुफाएं कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो गुप्त काल में कला के सबसे ज़्यादा अच्छे उदाहरण हैं अजंता और एलोरा में पत्थर काटकर बनाई गई गुफाएं। शैल का मतलब होता है पत्थर, यानी कि गुप्त काल में पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, जो कि है अजंता और एलोरा। तो इन गुफाओं से आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद में पत्थर यानी कि शैल काटकर विष्णु और शिव मंदिर को बनाने की प्रेरणा मिली। तो इन गुफाओं को देखकर आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद में भी औरंगाबाद भी ऐसे पत्थरों को काट कर विष्णु और शिव जी के मंदिर बनाए गए। अजंता की गुफाओं में मूर्ति और भित्ति चित्र बनाए गए थे। तो अजंता की जो गुफाएं थी फ्रेंड्स, अगर आप कभी देखोगे नेट पे सर्च करके देखना, तो उसकी जो दीवारें हैं उसके अंदर एक तो आपको मूर्तियां भी मिलेंगी और भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी कि उसकी दीवारों पर चित्र भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी गुप्त काल की एक कला थी। उड़ीसा में ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी में शासकों और व्यापारियों के संरक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। तो उड़ीसा एक जगह है, तो उड़ीसा में भी कुछ जगह हैं, जैसे कि ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। तो ये जो 3 जगह थी, इनमें शासक और व्यापारियों का संरक्षण करने के लिए बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। आरंभ के मंदिरों में एक ही कक्ष यानी कि कमरा होता था। तो शुरू में फ्रेंड्स, गुप्त काल में जो भी मंदिर बनाए जाते थे उनमें एक ही कमरा होता था, एक कक्ष होता था, और वो जो कमरा होता था उसी के अंदर प्रतिमा यानी कि मूर्ति रखी जाती थी। सांची, ऐहोल, तिगोवा, भूमाला, नाचुआ, कोठारा, लोधखान और देवगढ़, तो ऐसी ये जो जगह हैं, इन पर ऐसे ही मंदिर मिले जिनमें कि एक ही कमरा होता था और उसी कमरे के अंदर मूर्ति रखी होती थी। तो इनमें आमतौर पर पौराणिक देवताओं विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा और वराह की पूजा होती थी। तो जो ऐसे मंदिर होते थे उस टाइम पे इनमें आमतौर पर पौराणिक देवता विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा और वराह की पूजा होती थी। और शिव जी जो है, इनको शिवलिंग के रूप में चित्रित किया जाता था गुप्त काल में, यानी कि शिव जी की शिवलिंग उस टाइम पे बनाई जाती थी। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ जन सामान्य लोगों के लिए होती थी, मतलब कि जब पक्की मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी वो नॉर्मल लोगों के लिए होती थी, और पत्थर की मूर्तियाँ जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ अमीर वर्ग के जो लोग थे उनके लिए संरक्षित होती थी, यानी कि उनको सिर्फ वही लोग रख सकते थे और खरीद सकते थे। सुल्तानगंज में पाई गई बुद्ध की मूर्ति जो है वो इस काल की कांस्य प्रतिमा का दुर्लभ उदाहरण है, यानी कि सुल्तानगंज में एक बुद्ध की मूर्ति मिली जो कि कांस्य की बनी हुई थी। तो ये जो है गुप्त काल के एक ऐसी उदाहरण है, यानी कि मतलब उस काल का ना ऐसा कोई प्रतिमा या फिर कोई चीज़ मिली ही नहीं जो कांसे की बनी हुई हो, लेकिन इकलौती की ऐसी बुद्ध की मूर्ति मिली जो कांसे की थी, तो इसलिए इसको एक दुर्लभ उदाहरण बोला है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य। तो मतलब गुप्त काल का साहित्य कैसा था? तो इस काल में कई पुराणों की रचना हुई, जैसे कि विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और हरिवंश पुराण। तो इस टाइम पे इन पुराणों की रचना हुई थी। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए।
इन पुराणों में सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही नहीं बल्कि विभिन्न राजाओं की राजकीय वंशावली, यानी कि इस राजा के बाद इसका कौन सा वंश आया, इसके बाद कौन राजा बना, इसके बाद क्या वंश था, इसके बाद किस वंश का राजा बना, तो मतलब राजकीय वंशावली का भी अध्ययन मिलता है इन पुराणों के अंदर। वैष्णव अलवार और नैनार शैव संतों ने भक्ति भजनों की रचना की। वैष्णव अलवार यानी कि अलवार वो थे जो विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार शैव यानी कि शिव की पूजा करते थे। तो ये जो संत थे इन्होंने भक्ति भजनों की रचना की और उन भजनों से धार्मिक गतिविधियों का अध्ययन करने में मदद मिलती है, यानी कि उन भजनों के अंदर धार्मिक गतिविधि के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। नृत्य, नाटक और काव्य इन सब पर लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। वो भी इसी काल का, यानी कि वो भी इसी काल में लिखा गया था, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार कवि कालिदास ने संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी थे एक कवि कालिदास, उन्होंने संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान की, यानी इन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि संस्कृत जो थी वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट बन गई थी गुप्त काल में। नाटक में इन्होंने एक नाटक भी लिखा अपना, एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि संस्कृत में लिखा, और काव्य शास्त्रों में इन्होंने एक मेघदूतम लिखा, तो जो कि उनकी संस्कृत में सबसे महान रचनाएं मानी जाती हैं। 12वीं का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालब्ध और भट्टी काव्य, भवभूति का मालती माघव, ये सब संस्कृत के साहित्य की महान रचनाएं हैं जो कि सब गुप्त काल में हुई थी। शूद्र द्वारा भी एक लिखित कुछ है जो कि शूद्रों द्वारा लिखित मृच्छकटिकम, ये एक पुस्तक थी जिसमें शहरी जीवन की झलक मिलती है कि गुप्त काल में शहरी जीवन कैसा था। तो ये एक शूद्रों द्वारा एक किताब थी जिसके अंदर इसकी झलक मिलती है। विशाख दत्त की नाट्य कृति मुद्रा राक्षस, यानी कि विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा था जो कि मुद्रा राक्षस था। इसमें नंद वंश के विध्वंस की जानकारी मिलती है कि नंद वंश जो था उसका विध्वंस कैसे हुआ। देवी चंद्रगुप्त, जिसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सत्ता ग्रहण करने की चेष्टा का वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त ने सत्ता ग्रहण करने के पीछे उनकी क्या चेष्टा थी, क्या मंशा थी, तो इसके अंदर उसका विवरण मिलता है। पंचतंत्र की कहानियां जो थी वो सामाजिक संदेश देती हैं, जो कि पंचतंत्र की कहानियां भी गुप्त काल में ही लिखी गई। संस्कृत के अलावा प्राकृत साहित्य को भी जैन व्यापारियों को संरक्षण मिला, यानी कि उस टाइम पे प्राकृत साहित्य जो था वो भी चलन में था। अब देखेंगे हम अन्य राज्यों का उदय, तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं वाकटक। तो विदर्भ का एक शासक वाकटक मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था। तो अब ये विदर्भ क्या है, तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे जो हमारा महाराष्ट्र है तो उस टाइम पे उसको विदर्भ बोला जाता था। तो वहाँ पे एक शासक था वाकटक, तो वो मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था वाकटक। विदर्भ जो है वो आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है, यानी आधुनिक महाराष्ट्र के टाइम पे जो महाराष्ट्र है वही विदर्भ है। विदर्भ काल मध्य भारत में चित्रकारी और स्थापत्य कला के लिए मशहूर था। तो यानी कि विदर्भ का जो काल था, यानी जब तक विदर्भ रहा तो उस टाइम पे चित्रकारी और स्थापत्य कला के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। विदर्भ में क्या है, हम वाकटक राज्य के उदय के 3 अस्थायी दौर पढ़ते हैं, यानी कि 3 टेम्पररी दौर। तो वो 3 ऐसे टाइम थे जब वाकटक राज्य का उदय हुआ। तो पहला पूर्वी वाकटक शाखा, नंदीवर्धन वाकटक शाखा और पश्चिमी विदर्भ में वत्सगुलम शासन के वाकटक। तो एक एक करके देखते हैं। तो प्रथम दौर में प्राग प्रभावती गुप्त के वाकटक शासक आते हैं। तो जो पहला दौर था पूर्वी वाकटक शाखा, इसके अंदर प्राग प्रभावती गुप्त के शासक आते हैं जिन्होंने 4वीं सदी में शासन किया। तो जो दूसरा दौर है इसमें प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है जिसमें विदर्भ पर कब्जा करने के लिए अनबन पैदा हुई। तो मतलब दूसरे दौर के अंदर विदर्भ पर कब्जा करने के लिए अलग अलग शासकों के बीच में अनबन पैदा हुई थी। वाकटक दरबार में गुप्त बढ़ने लगे, यानी कि अब जो वाकटक दरबार था उस टाइम पे दूसरे दौर में उसमें गुप्तों का बोलबाला होने लगा, यानी कि वाकटक दरबार में गुप्त जो थे वो बढ़ने लगे। तीसरे दौर तब शुरू हुआ जब प्रवर्षण द्वितीय का शासनकाल शुरू हुआ। तो ये 3 दौर थे जो कि अस्थायी दौर थे, जिनमें ये कहा जाता है कि वाकटक राज्य के उदय के ये दौर थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैत्रक। तो फ्रेंड्स ये जो हम तीनों पढ़ रहे हैं राज्य हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ये है।
मैत्रक जो थे ये शासक सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का एक क्षेत्र होता है सौराष्ट्र, उसमें अपना शासन चलाते थे मैत्रक शासक। मैत्रक शासन के पहले 70 सालों के भूमि अनुदान के जो पत्र मिले उनकी जांच से पता चला कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6ठी शताब्दी में एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि मैत्रक शासन में जो 70 सालों के भूमि अनुदान पत्र थे उनसे पता चला कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6ठी सदी में एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ जो कि मैत्रक शासकों द्वारा चलाया गया था। यानी कि उसके ऊपर शासन किसने किया था? मैत्रक शासकों ने। मैत्रक गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे। तो जो मैत्रक थे वो गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे और मैत्रकों का शासन जो था बहुत छोटे स्तर पर था। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि इनका जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, नहीं, इनका साम्राज्य कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। ये बहुत छोटे लेवल पर इनका शासन था। इन्होंने शाही उपलब्धियां भी धारण की हुई थी और इस अवधि के शिलालेख से सौराष्ट्र के बारे में क्षेत्रीय और राजनीतिक जानकारियां भी मिलती हैं। तो मैत्रक के टाइम के जो भी शिलालेख रहे होंगे उनसे सौराष्ट्र के बारे में क्षेत्रीय और राजनीतिक जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा दक्कन और तमिलकम। तो दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास जो भौगोलिक क्षेत्रों में बंटकर देखा जाता है, पहला पश्चिम दक्कन और दूसरा तमिलकम। तो यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास जो है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। और वो कौन से भाग हैं? पहला है पश्चिमी दक्कन और दूसरा है तमिलकम। तो इन 2 भागों में दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को बांट दिया गया। पश्चिमी दक्कन में वाकटिकों ने चालुक्यों के सामने घुटने टेक दिए। तो क्या हुआ? पश्चिमी दक्कन में जो वाकटिक थे उन्होंने चालुक्यों के सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने हार मान ली। और पूर्वी दक्कन से दक्षिण तक अनेक राज्य बन गए। तो उसमें पूर्वी दक्कन से लेके दक्षिण दक्कन तक बहुत सारे राज्य बट गए। कर्नाटक पर नियंत्रण जो था वो कादम्बो और नोलम्बोग गंगाओं के बीच बटा था। यानी कर्नाटक पर जो नियंत्रण था वो भी 2 लोगों के बीच में बटा हुआ था, कादम्बो और नोलम्बोग गंगाओं के बीच में। तमिलकम एक इलाका था जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को कवर करता था। तमिलकम जो इलाका था इसमें दक्षिण भारत का तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वाले इलाके आते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। इस वाले पार्ट के अंदर हमने गुप्त काल में कला और उसके साहित्य के बारे में पढ़ा और जो अन्य राज्यों का उदय हुआ था, वाकटक और ये दक्कन वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप हमें हमारे सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें हमारे ट्विटर पर जो हमने पेज बनाया है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पूरा यूनिट 2 थी ये खत्म हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए।